Assalamu alaikum students. Welcome to Pakistan Affairs lecture series. Today we are going to discuss on past paper 2019 of Pakistan Affairs. First question we have MCQs. Second question हम start करेंगे. Critically examine Congress ministries of 1937. How far it is correct to suggest that it paved the way for the separate Muslim homeland in India. Okay, in this question हमने सबसे पहले एग्जामिन करना है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को. 1937 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, फर्स्ट पार्ट में आपने एग्जामिन करना है यहाँ पर कि एक्चुअली में क्या सिनेरियो था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में कौन कौन इंक्लूड था, कौन से उनके लीडर्स थे. उसके बाद इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है, ये कहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है या किस तरीके से ये चीज बिल्कुल करेक्टली सजेस्ट हो रही है कि इट एक्चुअली paved the way for the separate Muslims homeland in India. के मुस्लिम्स की जो डिमांड थी सेपरेट होमलैंड की, उसका एक्चुअल में रास्ता जो हमवार हुआ था, जो एक रास्ता बना था, जो तहरीक स्टार्ट हुई थी मुस्लिम्स के सेपरेट होमलैंड की, जो उनकी डिमांड थी, वो एक्चुअली में इसी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ही उसका बेसिक रीजन थे. और इसी 1937 की कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बाद ही मुस्लिम्स इस बात से अवेयर हुए थे कि उन्हें अपनी एक सेपरेट होमलैंड या नेशन जो है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सिनेरियोज को यहाँ पे डिस्कस करना है. फर्स्टली हमने अंडरस्टैंड करना है जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी 1937 की. ठीक है जी, काफी सिग्निफिकेंट रोल था इसका और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुस्लिम्स का जो एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड थी. अब जो इलेक्शंस हुए 1937 के, ठीक है, उसमें जो कांग्रेस थी वो काफी एक हैवी उससे जो है वो जीत गए थे. ठीक है जी, इलेक्शन उन्होंने विन कर लिए थे. अब आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस जो कांग्रेस है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो तकरीबन 8 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गई थी. ठीक है जी, और इसमें इनकी जो है वो काफी रिजिड एटीट्यूड रहा था मुस्लिम्स की तरफ और उनकी लाइफ्स काफी ज्यादा मिजरेबल बना दी थी इन्होंने. इस पीरियड में जो है वो अगर इसे एज ए नाइटमेयर कहा जाए, मुस्लिम्स के पीरियड को ऑलमोस्ट नाइटमेयर ही कहा जाता है, तो कुछ इसमें गलत नहीं होगा. ये पीरियड मुस्लिम्स ने काफी ज्यादा जो है वो टायरनी और ऑपरेशन वगैरह जो इन्होंने फेस किया था. इन प्रोविंसेस के जो जिन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई थी, जो मेन लीडर्स थे उसमें सरोजनी नेहरू थे और राजगोपाल आचार्य थे, बेजी खैर जो है, ये तमाम के नाम एज ए चीफ मिनिस्टर्स थे. ठीक है जी, काफी प्रोविंसेस में थी ये गवर्नमेंट इनकी. अब जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो सिग्निफिकेंट थी नंबर में. उनकी जो पहली बार उनका जो एक सब्सटेंशियल रोल था गवर्न करने का, वो फर्स्ट टाइम उनका पूरा हुआ था. कि इससे पहले हमेशा मुस्लिम्स जो हैं वो रूल करते आए थे, एक किंगडम में मुस्लिम्स की थी वहां पर. उसके बाद ब्रिटिश रूल आया, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो उनका रूल था. उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है वो इंडियंस को यहाँ पर मौका मिल रहा था अपने ऊपर खुद से हुकूमत करने का, गवर्निंग देमसेल्व्स. लेकिन जो इंडियन पॉलिटिशियंस जिनकी पोजीशन थी या पार्ट थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है जी, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज वगैरह वहां पे की, जो लैंड फॉर रिफॉर्म्स थे और एजुकेशन इंप्रूव करने की और डिफरेंट तरह की उन्होंने अपने वहां पे पॉलिसीज जो है वो अप्लाई की. लेकिन पॉलिसीज में उन्होंने मुस्लिम्स को जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था. जो डिफरेंट तरह की जो मुस्लिम्स को अगर देखा जाए जो डिसकॉन्टेंट कर रही थी उन पॉलिसीज में, जो उनका नेशनल एंथम था, ठीक है जी, अब कांग्रेस ने जो वंदे मातरम है उसे अपना नेशनल एंथम बना लिया था, जो कि एक हिंदू सॉन्ग था. ठीक है जी, एलिनेट कर रहा था मुस्लिम्स को. इसके अलावा जो उनकी कुछ स्कीम्स ऐसी उन्होंने अपनी इश्यू की थी, ठीक है जी, जिसमें मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश किया था. हिंदू आइडियोलॉजी और थ्योरीज उन्हें वो सिखाने की कोशिश उन्होंने की. उर्दू हिंदू कॉन्ट्रोवर्सी थी, जो नेशनल लैंग्वेज थी. ठीक है जी, उन्होंने देवनागरी को अपनी एज ए ऑफिशियल स्क्रिप्ट के तौर पर मेंशन कर दिया. मुस्लिम्स का जो एक मतलब हैवी जो एक मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी उस चीज को काफी ज्यादा इन्होंने डिनाई किया. तो इस तरह के काफी सारे सिनेरियोज जो है वो इसके बीच में आए इस सिचुएशन में, जिन्होंने एक रास्ता हमवार किया. ठीक है जी, और इसमें जो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा उन्होंने जो वो एक दबाव का शिकार किया और काफी ज्यादा मिजरेबल सी सिचुएशन मुस्लिम्स की हो गई थी. ठीक है जी, अब जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, कंट्रोवर्सीज का भी. जो मेजर इशू था रिलेशनशिप का कांग्रेस स्टेट प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनका ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ काफी ज्यादा क्लैश चल रहा था. ठीक है जी, बजटरी कंट्रोल के ऊपर,
क्योंकि उस वक्त कम्प्लीटली जो ब्रिटिश ने हैंड ओवर नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस अपना कम्प्लीटली इख्तियार चाह रही थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सिविल सर्विस अपार्टमेंट्स के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर जो इनका आपस में कॉन्फ्लिक्शंस जो है वो ब्रिटिश के और कांग्रेस के प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके दरम्यान में ये चल रहे थे। अब इस चीज में क्या हुआ कि दोनों जो पार्टीज हैं, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स हैं, उनके दरम्यान में कुछ ओकेजनल क्राइसिस आए, ठीक है जी। कुछ कांग्रेस लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी जो पोजीशंस है उनसे एज ए प्रोटेस्ट जो है रिजाइन दे दिया, ठीक है जी। जो दूसरा इशू था वो जो कम्युनल टेंशन थी हिंदूज और मुस्लिम्स के दरम्यान में, वो राइज हुई प्रोविंसेस में, क्योंकि जो कांग्रेस है उसने उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, जिनके जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्हें ये फील होता है कि जो कांग्रेस ने ये डिफरेंट पॉलिसीज जो मैंने आपको मेंशन की कि ये इस तरह की पॉलिसीज हैं जो कि बायास है, ठीक है जी, टुवर्ड्स हिंदूज, और ज्यादा इनका झुकाव जो है वो हिंदूज की तरफ है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस चीज ने क्या किया, जो एक ग्रोइंग डिमांड थी सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की, कल्मिनेटिंग इन लाहौर रेजोल्यूशन 1940 विच कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके नतीजे में 1940 में मुस्लिम्स की तरफ से रेजोल्यूशन पास की गई क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। अगर हम ये कहें तो ये एंटायरली करेक्ट नहीं होगा कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो है वो मुस्लिम्स का एक होमलैंड के लिए उनका रास्ता हमवार किया, क्योंकि उनकी जो है वो ज्यादा उनकी पॉलिसीज को अगर देखा जाए वो प्रोग्रेसिव थी, सब कुछ था, लेकिन वो ज्यादा जो है वो इंडियंस की तरफ थी, लेकिन उन्हें साथ साथ इसके काफी ज्यादा चैलेंजेस लिमिटेशंस को भी फेस करना पड़ रहा था। जो डिमांड थी मुस्लिम होमलैंड की, ठीक है जी, उसमें काफी फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे थे, रिलीजियस भी थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल कल्चर ट्रेंड्स हैं वो सब चीजें करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की तरफ से कंट्रीब्यूशन थी, जो कम्युनल टेंशंस थे और जो डिमांड्स थी, उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन अपना जरूर रोल प्ले किया, लेकिन इसके साथ साथ भी मुस्लिम के काफी सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से जो मूवमेंट थी पाकिस्तान की क्रिएशन की वो स्टार्ट हुई, ठीक है जी। अब इन तमाम अपनी नॉलेज को जो आप यहाँ पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और आपने वहाँ पे उसको अपने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उस चीज को इवेल्युएट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज how far the nature of nature of center province relations has changed under various amendments to the 1973 constitutions evaluate। अच्छा जी, अब जो सेंटर प्रोविंस रिलेशंस है पाकिस्तान के अंदर वो किस तरीके से चेंज हुए, उनके रिलेशंस जो है वो आपस में किस तरह से चेंज हुए, जो काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स की गई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का आइन था, उसमें जो कंट्रीब्यूशंस जो अमेंडमेंट्स की गई, जो तरामीम की गई, उनका क्या जो है वो अफेक्ट रहा, और जो इन प्रोविंसेस के जो रिलेशंस हैं वो आपस में किस तरीके से चेंज हुए ड्यू टू दिस अमेंडमेंट्स, ठीक है जी। अब जो नेचर थी सेंटर प्रोविंस रिलेशंस की पाकिस्तान की, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए, ठीक है जी। ये हमें अच्छी तरह पता है कि इसमें काफी तरह मीम जो है वो की गई। तो यहाँ पे अगर नीचे हम डिस्कशन करेंगे जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई, 8th अमेंडमेंट, 13, 17, 18 अमेंडमेंट, तो इन तमाम अमेंडमेंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और वैसे इनिशियली जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअली में सेंट्रलाइज था, इसने पावर दी थी कैपिटल को, ठीक है जी। जो कैपिटल है उसके पास ज्यादा पावर थी, मीन्स के फेडरल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर थी, और जो लेसर पावर थी वो प्रोविंसेस के पास थी। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के बाद ये जो तरामीम की गई, ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ कि इनमें ये एज ए गेम चेंजर्स के तौर पर प्रोविंसेस को जो है वो काफी ज्यादा इख्तियार दिए गए, ठीक है जी। और डिफरेंट जो आर्टिकल 149 ऐड हुआ और डिफरेंट जो आर्टिकल्स ऐड हुए, इससे क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस की जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो उसने इन चेंजेस ने जो वो प्रोविंसेस को कुछ ऑटोनॉमी जो है वो एक्चुअली में प्रोवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स को अगर हम देखें, सबसे पहले 8th अमेंडमेंट है 1985 की। तो इस 8th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो इसमें जो पावर्स थी प्रेसिडेंट की, ठीक है जी, जिसमें एबिलिटी थी प्रेसिडेंट के पास कि वो डिसमिस कर सकता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को या डिसॉल्व कर सकता था असेंबलीज को, ठीक है जी। इन पावर्स ने ये वाली पावर जो है ये एक्चुअली में पहले प्रेसिडेंट के पास नहीं थी, बट आफ्टर दिस 8th अमेंडमेंट इन 1985 1985 में ये अमेंडमेंट जब की गई, तो इससे प्रेसिडेंट के पास जो सदर मुमलिकत है उसके पास ये पावर आ गई कि वो जो है वो इलेक्शंस को भी डिसमिस कर सकता है और इसके साथ साथ जो असेंबलीज हैं उनको भी रिजॉल्व कर सकता है। अब ये चीज ने क्या किया कि इसने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको काफी ज्यादा वीक किया और एक कंसंट्रेशन जो है वो किधर आ गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब
कुछ फेवर में भी थे इसके, कुछ अगेंस्ट भी थे। 13 अमेंडमेंट है 1997 में। इस अमेंडमेंट में ने क्या डिवॉल्व किया कि कुछ पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को भी दे दी गई, ठीक है जी। उसमें क्या था, कंट्रोल ओवर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर प्रोविंस का कंट्रोल था, एंड एबिलिटी टू रेज रेवेन्यू थ्रू प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पीएफसी के थ्रू जो रेवेन्यू है उसे बढ़ाया जा सकता था। हाउ दिस पावर्स वर लिमिटेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल अफेयर्स, और लेकिन इसके बाद भी जो एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ही था, सिग्निफिकेंट ही था, और प्रोविंशियल अफेयर्स के ऊपर इन गवर्नमेंट्स का जो है, जो भी गवर्नमेंट मौजूद हो उसका एक मौजूद था। लेकिन 17th अमेंडमेंट अगर देखी जाए 2003, इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है जी, इसके एस्टेब्लिशमेंट में काफी रोल प्ले किया, जिसमें फेडरल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों इंक्लूड होंगे, और दोनों का जो है वो पॉजिटिव स्टेप होगा एक अपनी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन और कॉपरेशन के लिए, दोनों की तरफ से जो है वो आपस में दोनों का एक अमली किरदार होगा। 18 अमेंडमेंट 2008 ये एक गेम चेंजर के तौर पे थोड़ी सी सामने आई, जिसमें प्रोविंसेस को काफी इख्तियारात मिले। अब इसने क्या किया कि जो प्रोविंसेस की पावर थी, ठीक है जी, उसको डिवॉल्व किया, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ कंट्रोल था, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है जी, ये प्रोविंसेस को मिल गई कि जिस प्रोविंस के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी पावर उनको मिली। इसके साथ साथ एजुकेशन की, हेल्थ की, ये इन चीजों ने जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसको भी अबॉलिश किया, जिसमें क्या है कि दोनों फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती थी, लेकिन इसने जो एक पावर थी वो प्रोविंसेस तरफ की। दिस वन वाज सीन एज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड अ मोर बैलेंस्ड इंटर प्रोविंस रिलेशनशिप्स। अब सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप, जिसने काफी ज्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की और एक बैलेंस रिलेशनशिप जो वो बिल्डअप हुआ प्रोविंसेस के दरमियान में। 21st अमेंडमेंट 2015, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ठीक है जी, मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की टेररिज्म केसेस वगैरह के लिए वो वहां पे प्रोवाइड की गई, और कुछ वायलेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने जिसको जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, एंड फर्दर कंसल्टेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे जो है वो जो इस अमेंडमेंट में बेसिकली ये किया गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की या टेररिज्म केसेस की, ये प्रोविंशियल तौर पे भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई, प्रोविंशियस को भी जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इसको किया गया कि इसको वायलेट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के में इसके पास चली गई थी, यानी मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह जो है वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो अमेंडमेंट जितनी भी थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है जी, इसमें मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस के ऊपर। कुछ अमेंडमेंट्स ने जैसे कि 13 और 21st अमेंडमेंट है, इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को वीक कर दिया, लेकिन जो 18th अमेंडमेंट थी, ठीक है जी, उसने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पावर दी प्रोविंसेस को। इसमें जो सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो प्रोविंसेस की तरफ गए, कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जो एक इफेक्टिव गवर्नेंस कहा जाए या एक डेवलपमेंट हुई जाए प्रोविंशियल लेवल की, 18 अमेंडमेंट के बाद ही हुई, और इसमें जो काफी सारे इश्यूज हैं वो कंटिन्यूसली चल तो रहे हैं, लेकिन ये कि सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशनशिप जो है वो इस आफ्टर 18 अमेंडमेंट खसूसी तौर पर इसके बाद काफी ज्यादा जो है वो रिवॉल्व हुए, और इसमें जो डेवलपमेंट थी प्रोविंशियल लेवल पे वो इंक्रीज हुई। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है जी, what major economic challenges are being faced by Pakistan? कौन से मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ठीक है जी, जो पाकिस्तान ने फेस किया। व्हाट रिकमेंडेशन डू यू सजेस्ट टू डील विद दीज इश्यूज? अब इन इश्यूज को डील करने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक इश्यूज काफी ज्यादा है जो पाकिस्तान को फेस करने पड़े, उसकी ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, इन चीजों को जिन्होंने अफेक्ट किया और अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी इन्फ्लेशन। पाकिस्तान हैज बीन एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन रेट्स, काफी हाई इन्फ्लेशन रेट्स का सामना करना पाकिस्तान को। फूड प्राइसेस वगैरह पर्टिकुलरली इंक्रीज हुई, तमाम चीजों ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अब इससे क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और इसने डायरेक्टली जो है वो पुअरेस्ट सेक्शन था, जो गरीब तबका है, जो एक लोअर मिडिल क्लास तबका या उससे नीचे का तबका जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, ये तमाम तबका जो है सोसाइटी का वो बहुत ज्यादा हार्डली हिट हुआ ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन की वजह से। अब फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए, फिजिकल डेफिसिट तो पाकिस्तान में जो फिजिकल डेफिसिट है मींस के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो हाई है रेवेन्यू से,
ठीक है जी, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है जी, इतनी आमदनी है जितने ज्यादा खर्चे हैं, तो इस चीज ने क्या किया, जो पब्लिक डेब्ट था, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है, इस चीज को अट्रैक्ट किया, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन तमाम चीजों की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा कम हुई, और ये तमाम चीजें जो है मुल्की खसारे का बायस बनना स्टार्ट हो गई। ट्रेड डेफिसिट की अगर बात की जाए, सेम एज फिजिकल डेफिसिट, तो पाकिस्तान को जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की इंपोर्ट चल रही है। ठीक है जी, और ये चीज क्या कर रही है, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो तजारत में नुकसान है, उसकी तरफ जा रहा है, तजारती खसारा जा रहा है। दिस हैज पुट प्रेशर ऑन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तान रुपी, और इसकी वजह से जो रुपए की सतह है पाकिस्तान की, वो काफी ज्यादा रुपए की कदर जो है वो नीचे होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डेफिसिट। एनर्जी क्राइसिस की अगर बात करें तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा एनर्जी क्राइसिस को बहुत सालों से सामना करना पड़ा है, और जो डिफरेंट पावर शॉर्टेजेस की अगर हम बात कर लें, या ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो बिजनेस को, हाउस होल्ड्स को अक्रॉस द कंट्री अफेक्ट कर रहे हैं। दिस हैज लेड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस बात है, अगर एक जो कंट्री की इंडस्ट्री है या हाउस होल्ड हैं, ये तमाम चीजें अफेक्ट होंगी बहुत ज्यादा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस सेवरल रिकमेंडेशंस कैन बी मेड। इन चैलेंजेस को अगर एड्रेस करना है तो इसके लिए काफी ज्यादा सारे सजेशंस हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, जो डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपोर्ट्स की, उन्हें यूज किया जा सकता है, फिजिकल डिसिप्लिन यूज किया जाए कि इस खसारे से हमने बचना कैसे है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन किस तरीके से, तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। कुछ एड्रेस यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है उनमें नंबर 1 है कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है जी, इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन such as reducing unnecessary government spending। जो unnecessary खर्चा है गवर्नमेंट की तरफ से, एक जो इतने ज्यादा नेसेसरी प्रोजेक्ट्स नहीं है उनके ऊपर जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो ना लगाए जाए। जो एसेंशियल जरूरियात जिंदगी है, इस तरह की चीजें, उनके ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए बेसिक नेसेसिटी की चीजों के ऊपर, ताकि वो एक आम आदमी के रेंज में भी आ सके। रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट को जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं, ठीक है जी, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ा के और टैक्स कलेक्शन वगैरह को इम्प्रूव किया जाए। मेजर्स हैं जो करप्शन और वेस्ट वगैरह की, तो इस तरीके से जो मालियाती खसारा है वो काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, इम्पोर्ट से ज्यादा जो प्रमोट है, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, लेदर इंडस्ट्रीज, या पाकिस्तान की बहुत बेहतरीन इंडस्ट्रीज हैं, तो इनमें इनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, जो तजारती खसारा है, वो इससे रिकवर हो सकता है। ठीक है जी, दिस कैन बी डन बाय द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है पाकिस्तान, तो इनके साथ मिलकर अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम कर सकता है। डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स करे, दूसरे कंट्रीज के साथ निगोशिएट करे, तो ये चीजें जो है वो लाजमी तौर पर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे और कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एनर्जी क्राइसिस की अगर बात की जाए, तो एनर्जी क्राइसिस को किस तरीके से एड्रेस करना है, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी रिलायंस को कम किया जाए, तो ये चीजें एनर्जी क्राइसिस को काफी हद तक कम कर सकती हैं। ठीक है जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू और इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, उनके थ्रू इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सके, तो काफी बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो है वो काफी ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, तीनों मिलकर ही काम करेंगे तो कंट्री की कुछ जो सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक जो इस वक्त डिफिसिशन चल रही है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है, उन चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। और जो ऊपर रिकमेंडेशंस मेंशन की गई हैं, इसके अलावा जो अब मैंने आपको बताई, तो इन तमाम चीजों की मदद से कोई इफेक्टिव, इसके साथ साथ कुछ इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाए, कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, तो इंशाल्लाह बहुत काफी सारे सस्टेनेबल और स्टेबल जो है वो एक फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान का, इफ जेन्युइनली और सीरियसली कुछ इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस क्वेश्चन में आपने काफी ज्यादा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ भी बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, बस आपकी अपने आंसर के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रखनी है और क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब।
ठीक है जी। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान में, अब वो लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर सकती है, इरप्ट कर सकती है। ठीक है जी। एक ये एनालॉगी के तौर पे ये वर्ड यूज किया गया, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दी थी 1970s के अंदर। ठीक है जी। जो उन्होंने पोटेंशियल डेंजर बताए थे कि पाकिस्तान की जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तो पे काफी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं अगर ये अनचेक ना रखा जाए। और ये उस टाइम 1970s में उन्होंने बात की थी, तो अब तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। करंटली पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, और तकरीबन 220 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा है, और तकरीबन 2.4% पर ईयर के हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट में जा रहा है पाकिस्तान का। अब ये जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसका सिग्निफिकेंट स्टेट है पाकिस्तान की रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम है, तो ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ भी, एक ह्यूमन ट्रैफिक जो यहाँ पे इंक्रीज है, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से ये चीज काफी ज्यादा एक स्ट्रेन पैदा कर रही है रिसोर्सेज के ऊपर। वाटर, फूड, एनर्जी, हेल्थ केयर, ये तमाम चीजें जो है वो मतलब इनकी जो स्कार्सिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और इकोनॉमिक बर्डन की बात करें तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जो प्रेशर हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, पॉल्यूशन वगैरह तमाम चीजें इंक्रीज हो रही है। अर्बनाइजेशन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो ओवर क्राउडिंग है, स्लम फॉर्मेशन है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी रिस्क हैं, अगर हम इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से काफी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इनसफिशिएंट फील हो रही है। तो ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो अफेक्ट कर रही हैं अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जा सका, एंड कंट्रोल ना किया जा सका। और तो इसके लिए जो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो इन्होंने एक एनालॉगी दी थी, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, तो ये सही भी साबित हो सकता है। अब ये सिचुएशन जो है particularly given Pakistan's limited resources and fragile economy, अब ये पाकिस्तान की मतलब ये कंसर्न किस वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, और ये तमाम चीजें जो एक प्रेशर डेवलप करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर, और इसके नतीजे में क्या होगा, कोल्ड एग्जैसर्बेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड थ्रेटन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तमाम चीजों को जो है ये बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगी। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या है कि ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, जो भी गवर्नमेंट मौजूद हो कि वो इस चीज के ऊपर इमीडिएट जो है वो स्टेप करें इस इशू के ऊपर। इसमें ये है कि तालीम दी जाए, अवेयरनेस कैंपेन की जाए फॉर फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से। एक जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तालीम होगी, तो इसके ऊपर भी कुछ काम किया जा सके, और एक बेटर एक्सेस हो सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसका फोकस होना चाहिए कि अगर चलो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ कुछ रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो तो वैसे ही बेहतर होनी चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो उस कंट्री के जो उसकी सिविल सोसाइटी है वो बेहतर तौर पे ग्रो सके। ठीक है जी। और जो यंग जनरेशन है उसका बेहतर मुस्तकबिल बन सके। तो सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। इस चीज के ऊपर आपने बस यहाँ पे अपने मुल्क के जो करेंटली सिचुएशन है, तमाम रिसोर्सेज को देखते हुए आपने बस यहाँ पे जो इनकी स्टेटमेंट है इसको कमेंट करना है कि ये किस हद तक दुरुस्त है, और इसके एक्चुअली में क्या कॉन्सिक्वेंसेज पॉपुलेशन ग्रोथ के इकोनॉमिक डेफिसिएशन के देखते हुए जो है ये स्टेटमेंट पास की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस के मेन कॉजेज क्या है पाकिस्तान के अंदर। व्हाट मेजर डू यू रिकमेंड टू एड्रेस इट, आप कौन से मेजर्स ऐसे देंगे कि इस मसले को किस तरीके से हल किया जा सकता है, इसको एड्रेस करने के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हो सकती हैं। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। ठीक है जी। इसमें डिफरेंट तरह के पावर आउटेजेस वगैरह है, लैक ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का लोगों के पास, ये तमाम कॉजेज हैं इस क्राइसिस के।
डिफरेंट क्लासेस में हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग डिमांड आ सकती है, आप इनएडिक्वेट सप्लाई की बात कर सकते हो, जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस आ रही है उन चीज की बात कर सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एज हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि मेन कॉजेज हैं उसके लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, करप्शन मेन रीजन, पावर वाटर शॉर्टेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के काफी पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इनसफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन है, पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स है। इनसफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन में क्या है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है जो कंट्री की जो ग्रोइंग डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की उसको पूरा कर सके, और इसकी वजह से क्या है जो फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस हैं और लोड शेडिंग वगैरह वो कॉज होती है। पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है जी, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उस वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, और इसमें जो एनर्जी का जो है काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। जैसे हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है इसकी वजह से, और हाई कॉस्ट पड़ती है ये एनर्जी सारी। डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, पाकिस्तान रिलायज हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा हैवीली रिलाई कर रहा है, पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिल बहुत ज्यादा हाई इंपोर्ट आ जाते हैं, और इंक्रीज वल्नरेबिलिटी है इंटरनेशनल प्राइस एंड फ्लक्चुएशंस की। ठीक है जी, ट्रेडर्स से एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान, अब इस चीज को आप एड्रेस किस तरीके से करेंगे, आपके ख्याल से क्या रिकमेंडेशन है इसको खत्म करने के लिए। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास एनर्जी कन्वर्जेशन हो सकती है, आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हो गए, एनर्जी स्टोरेज होगी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन होगी, जो ग्रिड स्टेशन वगैरह उनको अपडेट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन कुछ इंक्लूड कर दी जाए, जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्डअप किया जा सके फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिफरेंट एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स हैं एनर्जी यूज के लिए, रीजनल कॉपरेशन हो जाए डिफरेंट कंट्रीज का एनर्जी ट्रेड के लिए। तो ये तमाम इस तरह के जो कुछ मेजर्स हैं वो कर लिए पाकिस्तान, तो काफी ज्यादा इन मसाइल को जो है वो काबू पाया जा सकता है। कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी है, इम्प्रूव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, encourage energy conservation and diversity of energy sources। ठीक है जी, प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी में आपके पास क्या है, तो गवर्नमेंट शुड प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उन्हें प्रमोट किया जाए, जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी है। ठीक है जी, रिड्यूस इंडिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो इंडिपेंडेंस है उसको कम किया जाए कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। दिस कैन बी डन थ्रू इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कुछ इंसेंटिव दिए जाए, सब्सिडीज दी जाए, तो इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो बहुत से लोग कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इम्प्रूव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट ये की जाए कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जरा अपग्रेड किया जा सके ताकि जो लॉस है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वो कम हो सके। इनकरेज एनर्जी कंजर्वेशन, government should encourage energy conversations through awareness campaigns and incentives for energy efficient technologies and practices। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को यूज किया जा सके ताकि जो अवेयरनेस है कि जो एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व करना है, उसके इंसेंटिव्स को कैसे यूज करना है, किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, ये तमाम चीजें इंकरेज करेंगी। और इसमें अगर देखा जाए तो एलईडी लाइट्स का यूज है, जैसे ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं, बिल्डिंग इंसुलेशन वगैरह, तो ये तमाम चीजें जो है वो काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं टू सेव आउट द इलेक्ट्रिसिटी। डाइवर्सिफाई एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, तो गवर्नमेंट की जो एक कोशिश होनी चाहिए वो किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन में कि पाकिस्तान के एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी जो डिपेंडेंस है सिंगल सोर्स के ऊपर उसको कम किया जा सके, मींस मल्टीपल रिसोर्सेज हो एनर्जी के लिए, जस्ट ऑयल या गैस के ऊपर वो ना हो बल्कि डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी हो जाए, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के ऊपर भी डिपेंडेंस हो जाए, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर हो गई, कुछ न्यूक्लियर पावर के ऊपर। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब एक डाइवर्सिफिकेशन होगी एनर्जी सोर्सेज में तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और डिमांड जो वो ज्यादा पूरी हो सकेगी। अब इसमें हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर है, इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे बायोमास और जियो थर्मल वगैरह, ये तमाम एनर्जीज अगर यूज की जा सके तो पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस से जो है वो निकल सकता है। लेकिन अब क्या है, जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के उसमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए of measures to promote renewable energy, improve infrastructure, encourage energy conservation and diversify energy resources।
जो भी लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, मेन जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको डाइवर्सिफाई किया जाए, डिफरेंट जो मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया जाए ताकि जो एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो सके। एक सस्टेन्ड एफर्ट रिक्वायर्ड है, एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और जो बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होंगे, रिलायबल होंगे एनर्जी सप्लाई के लिए, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज critically analyze the key causes of delaying construction of dams in Pakistan। अच्छा, पाकिस्तान में जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है उनकी डिले, इंडिया में काफी डैम्स बना रही है लेकिन पाकिस्तान अब तक उन्हीं चंद डैम्स के ऊपर रुका हुआ है। तो ये जो की कॉज है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की, डैम्स का डैम्स की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है पाकिस्तान में, इसमें आपके ख्याल से इसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, और इसके साथ साथ आपने कुछ सजेशंस भी देने हैं कि इस कोलेटरल लॉस को किस तरीके से रिवर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान का जो डैम कंस्ट्रक्शन है काफी ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, मतलब कि अगर हम देखें तो ये जो डैम्स नहीं बन रहे उसके नतीजे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वाटर सिक्योरिटी इश्यूज आ रही हैं, फूड प्रोडक्शन में मसला आ रहा है, एनर्जी जनरेशन में, ये तमाम चीजें जो है काफी ज्यादा इशू क्रिएट कर रही हैं। अब ये मसाइल जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स डिले किस वजह से हो रही है, काफी सारे रीजन है। नीचे देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से रीजन मेंशन है हमारे पास। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी। अब जो पॉलिटिकल विल है, जो कॉन्सेंसस है वो बहुत ज्यादा कम है। एक सिग्निफिकेंट कॉज के तौर पर हम इसको ले सकते हैं डैम कंस्ट्रक्शन में, जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब ये चीजें डिसीजन मेकिंग में डिले कर देती हैं, और जो फंडिंग चल रही है डैम प्रोजेक्ट वगैरह की उसमें डिले करती हैं, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा डिले आता है। लैक ऑफ फंड्स की बात की जाए तो लैक ऑफ फंड्स हैं जो मेजर फैक्टर्स हैं डैम कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में। फंड्स नहीं है, इतना सरमाया नहीं है जिसके ऊपर लगाया जा सके। अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है उसमें एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पाकिस्तान को जो है वो फंडिंग चैलेंजेस जो है वो अपनी इसकी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी ऑलरेडी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। टेक्निकल चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो एक्चुअली इसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर है, और ये इतना ज्यादा रेडी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसमें पाकिस्तान को जो है वो कुछ इंटरनेशनल मदद भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये कंसर्न जो है जो डैम सेफ्टी प्रोजेक्ट्स हैं, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अप्रूवल है कंस्ट्रक्शन वगैरह का वो चीजें भी काफी ज्यादा टेक्निकल चैलेंजेस भी इस डिले का बायस बन रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इनके ऊपर, ठीक है जी, जिसमें जो कम्युनिटीज हैं उन्हें वहां से डिस्प्लेस किया जा सकता है, जो नेचुरल हैबिटेट है कुछ जगहों पर उसका नुकसान हो सकता है। तो ये जो कंसर्न्स हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के डैम प्रोजेक्ट्स के, ये भी लीड कर रहे हैं जो अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन है डैम के उसके डिले की तरफ। अब ये इश्यूज एड्रेस किस तरीके से किए जा सकते हैं, कुछ सजेशन जो यहाँ पर दी गई है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले, ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आगे जो वाटर स्कार्सिटी का जो मसला आ सकता है तो उस चीज को एक पहले से फोर्स ही करना, और उसके लिए कुछ पॉलिटिकली सीरियस होकर पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो भी गवर्नमेंट हो अब वो अपने तमाम कॉन्फ्लिक्शंस वगैरह खत्म करके इसके ऊपर जो फंडिंग हो रही है प्रॉपरली वो करवाए, इसके साथ साथ जो डैम कंस्ट्रक्शन है उनको प्रायोरिटाइज कराए, तो एक कमिटमेंट दे अपनी शो करे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ये डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इजीली हो सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के पास अगर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को प्राइवेट पार्टनरशिप करके डैम्स की कंस्ट्रक्शन करवाई जा सकती है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये उसको भी अट्रैक्ट करेगी डैम कंस्ट्रक्शन में, और ये चीज जो है वो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात की जाए, ठीक है जी, कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये उसी तरीके से हो सकती है अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए कुछ इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस वगैरह को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिहाज से डैम्स की एक कैपेसिटी बिल्डअप की जाए उनकी, तो ये चीज भी जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात की जाए, जो एनवायरमेंटल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान्स के थ्रू उन्हें मिटिगेट किया जाए जो इम्पैक्ट करेंगे डैम कंस्ट्रक्शन को और डिफरेंट कम्युनिटीज को, नेचुरल हैबिटेट्स को। तो इन प्रॉब्लम्स को पहले से फोर्स ही करके सॉर्ट आउट करके उसके बाद इनकी कंस्ट्रक्शन की जाए, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो
इसके पाकिस्तान में अगर हम डैम कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बात करें कि जो ये तमाम सजेशन अगर या रिफॉर्म्स को अगर हम अप्लाई कर दें तो ये क्या करेंगे, जो कोलेटरल लॉस है, ये जो डिले हो रहा है डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह को, जो वाटर सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी, फूड प्रोडक्शन वगैरह, एनर्जी जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये तमाम चीजें जो है वो एक अवेलेबिलिटी इनकी तरफ जो वो पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है जी, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन मेक पाकिस्तान अ प्रॉस्पेरस नेशन। एफिशिएंट यूज किया जाए रिसोर्सेज का तो प्रॉस्पेरस नेशन बन सकता है पाकिस्तान। अब प्रेजेंट सिचुएशन में आपने देखते हुए इसे हाईलाइट करना है अपने क्वेश्चन को। पाकिस्तान का देखा जाए तो काफी ज्यादा इसमें पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा अबंडेंटली मौजूद हैं, और जो इनके जो इनएफिशिएंट यूज है ना, एक्चुअल मसला ये है कि इनका प्रॉपरली जो यूज होना है वो इस पाकिस्तान की जो एक हिंड्रेंस है उसकी तरफ लेकर जा रहा है, कंट्री प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा हिंडर कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसे बैक स्टेप लेकर जा रहा है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान का एक्चुअली में नीड ये है कि पाकिस्तान फोकस करे इन नेचुरल रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज की तरफ और अपनी जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे अचीव कर सके। ठीक है जी, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान को जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसमें क्या है, इनएफिशिएंट यूज है एग्रीकल्चर लैंड का। एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में बेतहाशा मौजूद है लेकिन उसका यूज जो है वो इनएफिशिएंट हो रहा है, एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान के पास फर्टाइल लैंड है लेकिन लो यील्ड है पर हेक्टेयर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है, प्रैक्टिसेस मॉडर्न यूज नहीं हो रही, जो इरिगेशन सिस्टम है वो एडुकेट नहीं है, बहुत ज्यादा इनएडिक्वेटली यूज हो रहा है, पुअर सॉइल क्वालिटी है। ये तमाम चीजें भी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती हैं और एक जो पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की फर्टाइल लैंड की वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ these reasons। अब इन चीजों को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान को एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपने इरिगेटिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, और जो फार्मर्स हैं उनकी एक एक्सेस हो कि जो एक एडवांस फार्मर प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजीज है उनकी तरफ उनकी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो किसान तबका है वो अभी तक उन्हीं पुरानी चीजों के ऊपर उन्हीं के ऊपर एक जो पुराने तरीके हैं उन्हीं पे काम कर रहे हैं। उनके पास ये अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है कि हमने जदीद साइंसी तरीके किस तरीके से अप्लाई करके हम अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो इन चीजों के बारे में जो अवेयरनेस है वो प्रोवाइड करें। अनदर सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स इन पाकिस्तान इज मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ की अगर बात करें हम यहाँ पर तो पाकिस्तान का जो रिजर्व है, नेचुरल रिजर्व है, कॉपर, गोल्ड, कोल, ये बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है, लेकिन इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है रिसोर्सेज की इनएफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशन की वजह से स्मॉल स्केल के ऊपर हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूटिलाइज नहीं की जा रही है। ठीक है जी, इसमें पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को एक्चुअली में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो इस यहाँ पे एक इंकरेजमेंट देनी चाहिए। एक लार्ज स्केल माइनिंग हो, छोटे एरिया के ऊपर माइनिंग से इतना ज्यादा मटेरियल जो है वो नहीं निकल पाता है। लार्ज स्केल माइनिंग होगी तो एक लार्ज अमाउंट में ये तमाम चीजें जो मिनरल्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर वो मिल सकेंगे, और जो इंसेंटिव्स हैं डिफरेंट कंपनीज को अगर दे दे और मॉडर्न माइनिंग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करे तो पाकिस्तान की ये जो मिनरल वेल्थ है ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो डाउनफॉल चल रहा है उसे बहुत हद तक रिकवर कर सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज का क्या मसला आ रहा है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। ठीक है जी, अब ये इंक्रीज डिमांड वाटर ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो इंक्रीज डिमांड है, पॉपुलेशन इंक्रीज बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, तो इसके लिए भी वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम चीजें लीड कर रही है वाटर स्कार्सिटी की तरफ, पानी की किल्लत की तरफ लीड कर रही है। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान को जो है वो मॉडर्नाइज करना है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मॉडर्न करना है, और जो वाटर कंजर्वेशन के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें इम्प्रूव करना है। अब अगर देखा जाए तो ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के हैं, सिग्निफिकेंट रोल है इनका पाकिस्तान को एक प्रॉस्पेरस नेशन बनाने में, पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में। लेकिन इसमें जो है वो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गई, माइनिंग सेक्टर में हो गई, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गई। तो ये तमाम चीजें और इसके अलावा जो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इन तमाम चीजों के लिए एक जो इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, और इन्हें
इन पर अमल करते हुए पाकिस्तान जो अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट है उसको काफी ज्यादा सस्टेन कर सकता है, और ये इसकी जो सिटीजन हैं और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। 2020 का पेपर भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।